एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज यूर एटीट्यूड एंड चेंज यूर लाइफ। जेफ किलर बचपन से ही लॉयर बनने की सपना देखते थे और बड़े होकर उन्होंने लॉ स्कूल से लॉयर की डिग्री भी हासिल कर ली। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा था, इसलिए उन्होंने शादी भी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लॉ करियर के कुछ साल बाद उन्हें ये पता लगा कि ये काम इतना भी अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वो अपने जिंदगी से परेशान रहने लगे, उन्हें अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी थी और वो डिप्रेस रहने लगे, जिसे 25 साल की उम्र में वो डिप्रेशन की वजह से वो 40 के दिखने लगे थे। और जब उनकी उम्र 30 साल की हुई तो उन्हें लगा कि मेरी जिंदगी में इस ना खत्म होने वाली परेशानी और उदासी के अलावा कुछ तो होगा। एक रात जब जेफ को नींद नहीं आ रही थी तो तभी उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। ऐड का इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का था जिसका नाम था मेंटल बैंक, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने लाइफ बदल सकता था। ये प्रोग्राम सबकॉन्शियस बिलीफ के बारे में था। जैसे ही जेफ ने टीवी पर यह विज्ञापन देखा, उन्हें लगा अब बस यही है जो उनकी मदद कर सकता है और उन्होंने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब इस प्रोडक्ट की सीडी आई तो जेफ ने बड़े ही लगन से उनकी बातों को सीखा, जिससे उन्हें बहुत ही पावरफुल बातें पता चला, जिन बातों ने सच में उनमें बहुत से बदलाव लाए। इसके बाद जेफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। जेफ ने जैसे ही एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी जिंदगी में चौंका देने वाले परिणाम दिखने लगे। अब जेफ लॉयर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ के पूरे टाइम मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच की तैयारी करते या कोई मोटिवेशनल लेख लिखते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो यही करने के लिए बने हैं। जेफ की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग को नहीं समझते। इस किताब को लिखने से पहले जेफ ने सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल रिसर्च की है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली कि क्यों कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और क्यों कुछ सोचने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइकोलॉजी जानिए पर, जहां पर आप सिर्फ साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करते ही मोटिवेशन से भर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी जेफ की तरह अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको भी इन बातों को फॉलो करना होगा जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यूर एटीट्यूड इज यूर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। घर के बाहर कितनी भी अच्छी सीनरी हो, अगर घर का विंडो गंदा हो तो आपको अच्छा नजारा भी बुरा ही दिखेगा। हर कोई अपने आसपास के लोगों को एक विंडो से यानी कि अपने एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा हो तो दुनिया उसे गंदी दिखती है और अगर वो विंडो साफ हो तो उसे दुनिया भी साफ और अच्छी लगेगी। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने विंडोज को एकदम साफ रखें। तो दोस्तों, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नहीं करता। वो कारपेट या जमीन को दोष नहीं देता। वो अपने माँ बाप की ओर उंगली नहीं उठाता है कि उन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया है। वो बच्चा हार नहीं मानता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी नेगेटिविटी में गुजार देंगे और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। यह तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोइए। यह एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए काम करिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। इसीलिए ऑथर ने 11 लेसन्स की मदद से बताया है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप एक मानव चुंबक हैं। कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी असफलताओं से ही बाहर नहीं आ पाते। जेफ ने सफलता की कुंजी को 6 शब्द में बताया
और आपको ये जानकर हैरानी होगी, यही 6 शब्द ही आपको सफल बनाएंगे और यही 6 शब्द आपको असफल भी बनाएगी। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, मतलब हम वही बन जाते हैं जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं। यह ऐसे काम करता है, यदि हम किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न आरंभ कर देंगे। मान लीजिए एक आदमी है जो सोचता है कि मैं हर साल 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो वो एक मानव चुंबक की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो 10 लाख रुपए कमा सके। अब दूसरा पहलू ये है, अगर वो सोचे उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, अब क्या वो 10 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचे कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ और 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, इसमें 2 चीजें सामने आती है, कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड और कमाने चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आपका खुद पे भरोसा है, कुछ करने की हिम्मत है, तो आप एक दिन 10 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे। दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता है, और अगर हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं हार मान जाएंगे। इसीलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करिए तो ये बात याद रखिएगा कि असफलता बस हमें ये दिखाने आती है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाहत है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस, अपनी सफलता की कल्पना करें। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी सोचा था कि उनके लाखों रिकॉर्ड बिकेंगे और वे टूर पर रहकर हर सप्ताह कई हजार लोगों के सामने गाना गाएगी। दोस्तों, इन गायिका ने जवाब दिया कि इनमें से किसी भी बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वे केवल 5 साल की थी। इसीलिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबराते हैं। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। तो आइए देखें कि जब लोगों से भाषण देने के बारे में सिर्फ सोचने भर के लिए भी कहा जाए तो उनके मन में किस तरह के चित्र उभरने लगते हैं। वे स्वयं को श्रोताओं के सामने घबराए हुए खड़ा देखते हैं। शायद वे जो कहना चाहते हैं उसे याद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि अपने मानस पटल पर आप इन छवियों को बार बार दोहराए तो यकीन माने कि आप एक वक्ता के रूप में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय अपने मन में इस तरह की छवि बनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। श्रोतागण आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। आपने श्रोताओं को एक मजेदार वाक्य सुनाया है और वे हंस रहे हैं। अंत में वे बड़ी गर्मजोशी से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बाद में लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसा मानसिक चित्र किस तरह एक बेहतर वक्ता बनने में आपकी सहायता कर सकते हैं? हालांकि ध्यान रखें कि आपके मन में उभरी इस तरह की तस्वीरें रातों रात वास्तविकता में साकार नहीं होती। हाँ, लेकिन यह तय है कि धैर्य के साथ लगातार इस तरह की मानसिक तस्वीरों, फिल्मों पर अपना ध्यान केंद्रित कर आप ऑटोमेटिकली उन सभी तरीके से कार्य करने लगेंगे जो आपके स्वप्न साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स, प्रतिबद्ध हो जाएं और दुनिया हिला दें। तो आइए इसे एक शानदार स्टोरी से समझते हैं, जो कि है न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया के निवासी बेंजामिन रोल की। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ती। इस एग्जाम को पास करने के अपने पहले प्रयास में वे फेल हो गए। दूसरी बार भी वे फेल हो गए, फिर तीसरी, चौथी, फिर 13वीं बार असफल हुए। मैं आपको बता दूं, एग्जाम साल में केवल 2 बार दी जा सकती है। इसीलिए जब वे अपने 13वें प्रयास में असफल रहे तब वे 73 वर्ष के हो चुके थे। ज्यादातर लोग इतने प्रयासों के बाद हार मान लेते, लेकिन बेंजामिन रोल ऐसे नहीं थे। उन्होंने 14वीं बार एग्जाम दिया और इस बार पास हो गए। 1997 में 74 वर्ष की उम्र में उन्हें कैलिफोर्निया राज्य में कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। तो ये है वे व्यक्ति जो कमिटेड थे और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे। क्या इस कहानी से आप समझे कि एटीट्यूड का कितना महत्व है? ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र के बाद लॉ स्कूल में जाने की सोचते भी नहीं, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्जाम पास करने के लिए 6 वर्ष तक डटे रहे। बेंजामिन रोल की कहानी इस बात का एक और पुख्ता सबूत है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग।
अब आप प्रतिबद्धता की शक्ति के बारे में जान चुके हैं। इस सिद्धांत को अमल में लाने का समय आ गया है। तो आगे बढ़े, एक ऐसा लक्ष्य चुने जिसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके मन में हो। इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि चाहे जो भी हो, आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। आगे बढ़े एवं अपने मार्ग में आने वाली सभी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने एवं उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। टर्न यूर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्याओं को अवसरों में बदलें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डेव ब्रूनो एक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में काम करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1984 में ब्रूनो ने अपनी नौकरी गंवा दी। उसी बेरोजगारी की हालत में एक रात ब्रूनो घर जा रहे थे तो उनकी कार रोड से नीचे उतर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके फेफड़े दब गए, पसलियां टूट गई, दिल में घाव हो गया और लीवर फट गए। डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। ब्रूनो ने भी यही सोचा था कि वे मर जाएंगे। 3 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद वे चमत्कारिक रूप से बच गए। ब्रूनो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें दूसरा चांस दे दिया गया हो। हॉस्पिटल में रिकवरी के दौरान उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनके मन में कुछ था और वे समझ गए कि आगे क्या करना है। वे एक ऐसा व्यवसाय शुरू करेंगे जिसके द्वारा मोटिवेशनल क्वाट्स को अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सके ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे यह सब कैसे करेंगे। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एक और बुरा समाचार उनका इंतजार कर रहा था। उनके भारी मेडिकल बिलों एवं उनके काम करने की असमर्थता के कारण उन्हें अपना दिवालियापन घोषित करना पड़ा। उन्होंने अपना घर खो दिया और वे अपने परिवार सहित एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। अभी तक ब्रूनो ने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा था। एक दृढ़ निश्चय और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वे फिर आगे बढ़े। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे जॉब किए जहां मार्केटिंग और प्रिंटिंग सीख सके। अपने इन क्वाट्स के प्रदर्शन के लिए वे किसी माध्यम की तलाश में थे। एक दिन बिजली की तरह एक विचार उनके दिमाग में आ गया। वे इन क्वाट्स को क्रेडिट कार्ड पर छाप सकते हैं। उस दिन शाम को टीवी देखते समय उनकी नजर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के गोल्ड कार्ड के एड्स पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह तो और भी बढ़िया है। वे उन कोटेशन को मेटेलिक गोल्ड कार्ड पर प्रिंट करेंगे जिससे लोग जहां चाहे वहां उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने एटीट्यूड, लीडरशिप, साहस और दृढ़ता आदि विषयों पर आधारित क्वाट्स की एक श्रृंखला का निर्माण किया। उन्होंने इस तरह के कार्ड को सक्सेस गोल्ड कार्ड का नाम दिया। हॉस्पिटल छोड़ने के 5 वर्ष बाद डेव ब्रूनो ने पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक वे इस तरह के 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्ड बेच चुके हैं। डेव ब्रूनो ने एक त्रासदी भरी दुर्घटना को भी अविश्वसनीय जीत में बदल दिया था। Your words blaze a trail। अपने शब्दों को पथ प्रदर्शक बनाएं। यदि मैं किसी से कहता हूँ कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे वह काम करना ही होगा। इसे इंग्लिश में बर्निंग यूर ब्रिजेस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने या किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह तरीका कारगर साबित होता है। उदाहरण के तौर पर जिग जिगलर है, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे डाइटिंग करेंगे और अपना वजन 202 पाउंड से घटाकर 165 पाउंड तक ले आएंगे। उस समय वे अपनी पुस्तक सी यू एट द टॉप का लेखन कर रहे थे। इस पुस्तक में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना वजन 165 पाउंड तक घटा लिया है। यह घटना उनके लेखन के प्रेस में जाने के 10 महीने पहले की थी और फिर उन्होंने अपने प्रिंटर को उस पुस्तक की 25,000 प्रतियां बनाने का ऑर्डर दे दिया। ध्यान रहे कि जब जिगलर ने यह वक्तव्य दिया, वास्तव में उनका वजन 202 पाउंड था। उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी थी। अपनी पुस्तक में यह वक्तव्य देकर उनका वजन 165 पाउंड है। जिगलर जानते थे कि उन्हें पुस्तक की छपाई से पूर्व 37 पाउंड कम करने हैं और उन्होंने इसे कर दिखाया। इस रणनीति को चुनिंदा लक्ष्यों के लिए ही आजमाएं। इसे उन लक्ष्यों तक ही सीमित रखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जहां आप किसी भी हद तक अपनी प्रतिबद्धता कायम कर सकते हैं। क्या यह तरीका जोखिम भरा है? जी हाँ, बेशक, लेकिन यह उतना ही प्रेरक भी है। स्टॉप कॉम्प्लेनिंग। शिकायतें करना बंद करें।
मैं आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को अनदेखा कर दें, बल्कि शिकायत करने के बजाय यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान और एनर्जी उन्हें सुलझाने या कम करने की दिशा में केंद्रित करें। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आजकल आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी थकान के बारे में बताने के बजाय आप अधिक व्यायाम करना शुरू कर दें या फिर रात में थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दें। शिकायतें आपके विरुद्ध 3 तरह से कार्य करती है। पहले, कोई भी आपकी तबीयत या समस्याओं के बारे में नेगेटिव खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करने से आप खुद की अपनी पीड़ा और असुविधा को बढ़ा लेते हैं, इसीलिए बार बार दुखी और नेगेटिव घटनाओं को याद करने से क्या फायदा। तीसरा, शिकायत खुद कुछ हासिल नहीं करती, उल्टा आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों से विमुख कर देती है। कहा जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं होता और शेष 10% आपको समस्या ग्रस्त देखकर खुश होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव लोगों की श्रेणी में आ जाएं, जिससे आपको सामने से आते देख लोगों को अपना रास्ता न बदलना पड़े। एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब माइक हाई स्कूल में था तो पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ समय बिताता था। माइक के अनुसार उनका न तो कोई लक्ष्य था और न ही कोई सपने। वे हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। जब भी माइक उनसे कुछ नया करने के लिए कहता था तो वे उसे हतोत्साहित कर देते थे। वे उससे कहते थे यह बेवकूफी है। माइक उनके साथ इसलिए रहता था ताकि वह उस समूह का हिस्सा बना रह सके। जब माइक कॉलेज में पढ़ने गया तब भी उसका सामना नेगेटिव सोच रखने वाले कुछ लोगों से हुआ, लेकिन उसे ऐसे भी लोग मिले जो पॉजिटिव सोच वाले थे, जो कुछ सीखना चाहते थे, जो कुछ हासिल करना चाहते थे। माइक ने इस तरह के पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ समय बिताने का निश्चय किया। अचानक वह अपने बारे में कुछ बेहतर महसूस करने लगा। उसने एक बढ़िया एटीट्यूड विकसित कर लिया था। उसने अपने लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया था। ऑथर कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब माइक एक सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है और उसका एक प्यारा सा परिवार है। वह अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक हासिल करता जा रहा है। जब ऑथर ने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्त क्या कर रहे हैं तो उसने ऑथर को बताया वे अभी भी वहीं रहते हैं। उनकी सोच अब भी उतनी ही नेगेटिव है और उन्होंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। माइक ने कहना जारी रखा, यदि मैं उन्हीं लोगों के साथ घूमना जारी रखता तो आज मैं जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाता। मैं अब भी नुक्कड़ की दुकान पर बैठकर झक मार रहा होता। माइक की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अपने आसपास के माहौल और लोगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद हम कभी कभी कुछ निश्चित लोगों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं और इस बात पर विचार ही नहीं करते कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, अपने डर से मुकाबला करके आगे बढ़ो। मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उनका नाम डॉटी बेरमैन है, जो 32 सालों तक न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर रह चुकी है। हालांकि 10 वर्ष की उम्र से ही वे शो बिजनेस में जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने एक करियर के रूप में टीचर का सुरक्षित जॉब चुना। डर की कैद से बच निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका सामना किया जाए। टीचर के रूप में कार्यरत रहते हुए डॉटी ने गाने लिखना और उनकी प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ शौक के तौर पर था, लेकिन इसने उनके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के अंत में डॉटी ने एक निर्णय लिया कि वे टीचिंग को छोड़कर एक परफॉर्मर के रूप में अपना नया करियर शुरू करेंगी। 88 की गर्मियों में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर एक अनजाने डर ने उन पर कब्जा कर लिया। किसी अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने के ख्याल से वे इतनी डर गई कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किंतु डॉटी के भीतर कुछ था जो उनके सपनों को मरने नहीं दे रहा था। 6 महीने बाद यानी 1989 की जनवरी में उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और रिटायर हो गई। तब वो 50 साल की हो चुकी थी। 1982 में डॉटी ने एक पात्री म्यूजिकल शो प्रस्तुत किया जिसे खुद उन्होंने तैयार किया था। 1998 में यानी अपनी उम्र के 60 साल में उन्होंने अपनी बेहतरीन सीडी निकाली जिसका नाम था आई एम इन लव विद द कंप्यूटर। उन्होंने न केवल न्यूयॉर्क सिटी के एक कस्बे में किए गए म्यूजिकल रिव्यू में बल्कि देश भर में कई संस्थानों में इसे परफॉर्म किया था। इस तरह से डॉटी ने अपने अंदर के डर से मुकाबला किया और हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया।
दोस्तों, आप अपने डरों से मुकाबला करके ही आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं तथा एक ऐसा सक्रिय एवं परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। ऐसा फैसला करने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। गेट आउट देयर एंड फेल। असफलता से न घबराएं, असफलता से विचलित न हो। मैं आपको ऐसे 2 लोगों की कहानी बताना चाहता हूं जिन्होंने प्रेरक कहानियों के संग्रह पर एक पुस्तक लिखी थी। उनका अनुमान था कि उसके लिए किसी प्रकाशक को ढूंढने में 3 माह का समय लगेगा। वे सबसे पहले जिस प्रकाशक के पास गए उसने उनकी पुस्तक प्रकाशित करने से मना कर दिया। दूसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। तीसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। अगले 30 प्रकाशकों ने उन्हें मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगले 3 सालों तक 33 बार न सुनकर उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी पुस्तक 34वें प्रकाशक को दी। इस प्रकाशक ने उन्हें हाँ कर दी। इस तरह 33 बार असफलता का सामना करने के बाद जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन द्वारा लिखित एवं संकलित इस पुस्तक ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, अब तक चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज की 100 मिलियन कापियां बिक चुकी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जब तक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने सफलता हासिल नहीं कर ली, बार बार असफल होने तथा अपना काम जारी रखने के अपने निश्चय पर अडिग रहे। वह क्या था जिसने जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 असफलताओं के बाद भी अपने निश्चय पर टिकाए रखा? वह था उनका एटीट्यूड। यदि वे लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते तो अपने पहले दूसरे प्रयासों के बाद ही हार मान चुके होते और फिर उनके हाथ यह कुबेर का खजाना नहीं लगता। लेकिन उन्होंने बार बार असफलता हाथ लगने पर भी उत्साह के साथ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही बनाए रखा। विजेता वे हैं जो जानते हैं कि जीवन में किसी बच्चे की तरह दौड़ना सीखने के पहले चलना जरूरी है और चलना सीखने के पहले रेंगना जरूरी है। इतना ही नहीं, हर नया लक्ष्य असफलता का एक नया समूह लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरह की निराशा को ऐसी रुकावट या चुनौती समझकर उसे मात देते हैं या फिर उसे बेकार समझकर उससे हार मान लेते हैं। यदि आप अपनी हर नाकामी से सीखने का निश्चय कर ले और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर ले तो असफलता ही क्या, अंततः आपको सफलता दिलवा कर ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, लेकिन वीडियो भले ही लंबा हुआ है लेकिन वीडियो में क्वालिटी कंटेंट है जो आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक अगली और नई अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू।